नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। जब से एलनाबाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से हरियाणा के सियासी माहौल में गर्मी सी आनी शुरू हो गई है। टिकट चाहने वाले नेताओं ने आलाकमान के दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है और पार्टियों ने अपनी जीत के लिए रणनीति बनाने की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज बात करेंगे एलनाबाद हलके के इतिहास की, बात करेंगे कि कौन सी पार्टी अपने कौन से नेता को चुनाव के मैदान में उतारेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसके विधायक अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से ये जो सीट खाली हुई, क्या अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी चौटाला परिवार से ही, चौधरी देवीलाल के परिवार से ही आदित्य चौटाला को चुनावी मैदान में उतारेगी या जेजेपी की ओर से दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस की ओर से कौन चुनावी ताल ठोकेगा? वो सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलनाबाद हलके के इतिहास की। 1967 में जब पहले चुनाव हुए तो यहाँ से चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह चौटाला कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। पहली दफा विधायक बने प्रताप सिंह चौटाला एलनाबाद से। 1968 में जब फिर मध्यावधि चुनाव हुए तो ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, मगर लालचंद खोड़ से चुनाव वो हार गए और ओम प्रकाश चौटाला लालचंद खोड़ के इस चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में चले गए, अदालत में चले गए और इस चुनाव को रद्द कराने के लिए याचिका डाल दी। 1970 में याचिका का फैसला आया और ओम प्रकाश चौटाला के हक में फैसला हुआ। लालचंद खोड़ का चुनाव रद्द कर दिया गया और 1970 में एलनाबाद हलके में फिर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीत गए। 1977 में ये हलका रिजर्व हो गया, आरक्षित हो गया और 2009 तक एलनाबाद हलका आरक्षित ही रहा। आरक्षित हलके के दौरान भी कुल 6 चुनावों में से लोकदल का उम्मीदवार ही 5 चुनाव जीता। कहने का अभिप्राय ये है कि इस हलके पर लोकदल का ही अधिकतर कब्जा रहा है और 2009 में जब ये अनारक्षित हलका नहीं रहा, आरक्षित हलका नहीं रहा, अनारक्षित हो गया, सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ये हलका आ गया, तो यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला ने फिर चुनावी ताल ठोक दी और 2009 में वो चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को यहाँ से चुनाव हरा दिया। 2014 में ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में थे, मगर अभय सिंह चौटाला ने उनकी अनुपस्थिति में एलनाबाद से चुनाव लड़ा और भाजपा के पवन बेनीवाल को चुनाव में हरा दिया। 2019 में फिर अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा और भाजपा के ही पवन बेनीवाल को दोबारा यहां से हरा दिया। 2021 में अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में एलनाबाद से अपना इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हुई और अब 30 अक्टूबर को यहां पर उपचुनाव होना है। ये इस हलके का इतिहास है। अब बात कर लेते हैं कि भाजपा से चुनाव कौन लड़ेगा, भाजपा किसको यहाँ पर टिकट दे रही है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के पास सबसे मजबूत चेहरा अगर सिरसा जिले में भाजपा पार्टी में कोई है तो वो माना जा सकता है, चुनावी राजनीति के लिए माना जा सकता है आदित्य चौटाला, चौधरी देवीलाल के पोते हैं और ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे हैं। उनको मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और अंदर खाने बीजेपी उनको टिकट देने की पूरी तैयारी भी कर चुकी है। अगर उनके अलावा किसी पर विचार किया जाता है तो एक महिला नेत्री और हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है, मगर जहां तक संभावनाएं हैं वहां तक आदित्य चौटाला को ही बीजेपी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। बात इनेलो की करें तो अभय सिंह चौटाला ने अपनी सीट खाली की। चर्चा ये भी है कि अभय सिंह चौटाला के बेटे, बड़े बेटे करण चौटाला को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, मगर जिस तरह ये देखा जाए कि अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल का वक्त है
और 3 साल में अभय सिंह चौटाला बगैर विधायक बने पार्टी के लिए काम करते हैं तो उतनी मजबूती नहीं मिलती जितनी विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाकर और एक विधायक के तौर पर पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। बगैर विधायक बने शायद उतना काम या उतनी पार्टी का प्रचार या आवाज़ नहीं उठा पाएँ। इसलिए संभावना ये है कि अभय सिंह चौटाला ही वहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हो सकते हैं। बात जेजेपी की करें तो लगता नहीं कि जेजेपी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। हालांकि चर्चा है कि दिग्विजय चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं अगर जेजेपी और बीजेपी के अलायंस में से जेजेपी के खाते में सीट चली जाए, मगर इसकी संभावना ना के बराबर है। अभय सिंह चौटाला के मुकाबले नहीं लगता कि दिग्विजय चौटाला सीधे सीधे चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की चुनाव लड़ने की शैली अलग थी और दुष्यंत चौटाला की चुनाव लड़ने की शैली अलग है। ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की सोच रही है कि भले हार जाएं मगर कम से कम हार में से भी कुछ ना कुछ लेकर निकलें। कम से कम अगर किसी हलके में हार जाते हैं तो कम से कम उस हलके के जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव हो जाते हैं, नए लोग जुड़ जाते हैं, नए कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं, तो हारने के बाद भी कुछ ना कुछ मिलता है। मगर जो बात करें दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के चुनाव लड़ने की शैली, तो अगर उनको लगता है कि माहौल उनके अनुकूल नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ते। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था तो डबवाली से नैना चौटाला 2014 के अंदर विधायक चुनी गई थी। जब दुष्यंत चौटाला ने देखा कि डबवाली में उनके अनुकूल माहौल नहीं है तो नैना चौटाला को डबवाली से बाढ़ड़ा भेज दिया गया और वहाँ से वो विधायक बनी। डबवाली से चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। तो लगता नहीं कि जेजेपी प्रतिकूल माहौल में भी चुनाव लड़ सकती है। जो जेजेपी की विचारधारा अगर उस पर गौर किया जाए तो लगता है कि जेजेपी विपरीत माहौल में चुनाव नहीं लड़ेगी। तो संभावनाएं हैं यहाँ से बीजेपी का ही प्रत्याशी होगा अलायंस की ओर से। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में जो पवन सिंह बेनीवाल जो पिछले 2 चुनाव भाजपा से लड़े और अभय सिंह चौटाला से वो जो दोनों चुनाव हार गए, वो अब कांग्रेस में आ गए हैं। हो सकता है उनको कांग्रेस की ओर से लड़ाया जाए, या भरत सिंह बेनीवाल जो 2019 में भी चुनाव लड़े थे, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी कांग्रेस की पसंद हो सकते हैं। कांग्रेस उन पर भी दांव खेल सकती है। अब संभावनाएं क्या कहती है, चुनाव जीत कौन सकता है? देखिए, जब चुनाव शुरू होता है तो समीकरण नए बनने शुरू होते हैं, कुछ नए मुद्दे भी आ जाते हैं। उन नए पुराने मुद्दों को मिलाकर फिर नए समीकरणों को देखकर फिर अंदाज़ लगाया जाता है कि चुनाव कौन जीत सकता है। अभी उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, कौन उम्मीदवार आता है, कौन उम्मीदवार कितनी पकड़ रखता है, उसके बाद अगले दौर का जो अनुमान होता है, जो अगले दौर का चुनाव होता है, उस पर चर्चा की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।